देखो देखो अब यहां पे नए टॉपिक शुरू होते हैं। नए टॉपिक क्या, जो तुम पढ़ के आए हो लगभग सारे वही टॉपिक हैं, ठीक है। बस इसमें बताते चलेंगे तुम्हें कौन कौन सी चीजें याद रखनी। अब देखो जैसे आज मान लो हम यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ शुरू करते हैं। सब पढ़ के आए, हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ही पढ़ोगे। लेकिन फिर से वही बात, तुम्हें बायोट सेवर्ट लॉ तो बताएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें और क्या क्या हमें माइन्यूट पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, कौन कौन सी बारीकियां ध्यान रखनी पड़ती हैं, ताकि वहां पे क्वेश्चन न गलत हो जाए। दिक्कत ये आती है बायोट सेवर्ट लॉ काफी सारे फॉर्मुलास पढ़े तो हुए हैं, लेकिन वहां पे जब एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में तो कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। और ध्यान रखना बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी जो तुम्हें ध्यान रखने लायक बातें हैं और एग्जाम में आता भी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो देखो, और वैसे भी अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का मतलब है हमारे पास स्टैटिक पोर्शन से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। स्टैटिक पोर्शन मतलब क्या, एक करंट कैरिंग वायर, इट इज अ स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। अगर हमारे पास इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही तो हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कितनी होगी, क्या डायरेक्शन होगी, ये सब पता करना है। तो तुम्हें यहाँ पर अपने 12th के सिलेबस का बेसिक तो पता होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना विद द हेल्प ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। अगर बायोट सेवर्ट लॉ आ गया तो सोचो क्या क्या पता चल जाएगा तुम्हें। एक इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड, दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स, कुछ याद आ रहा है कि नहीं यार, इस तरह के आर्टिकल पढ़े हुए थे। और जरा सुनो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आएगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट होगी, कितनी क्रिएट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीजें यहां पर सीखनी है। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान रखना बेकार के डेरिवेशंस नहीं करवाएंगे जो तुम्हारे किसी काम के नहीं, और डेरिवेशन वैसे भी 12th क्लास में देख के आ रहे हो, ठीक है। तुम्हें बस यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाते चलेंगे और उनके मेन पॉइंट्स बताते चलेंगे जो तुम्हें एग्जाम में काम करेंगे, ठीक। अब ध्यान सुनो, हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो उसके बाद क्या करना है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। सोचो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स, ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। अच्छा, एक लॉ और पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ आ रही है, यहाँ पे एक लॉ और पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखना कि राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दोनों एग्जैक्ट सेम है, बस उनको अलग अलग तरह से अप्लाई करा जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग का या तो लेफ्ट हैंड रूल निकालो, ये तुम 3 फिंगर्स वाला, या राइट हैंड पाम रूल निकाल लो, दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं। यही सारी चीजें आज पढ़नी है। चलो देखो, अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आया हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो बायोट और सेवर्ट पढ़ते हो ये दो साइंटिस्ट के नेम है भैया, ये अलग अलग साइंटिस्ट है, बायोट और सेवर्ट। इन्होंने क्या बताया, बायोट और सेवर्ट ने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो वो वायर हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी ये बताया इन्होंने, ठीक है। देखो ध्यान से क्या पता चला। सबसे पहले एक बात पता चली कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, भैया ध्यान रखना ये हमारे पास एक जनरल सिंबल है वायर बनाने का, ठीक है। ऐसा ये मतलब नहीं कि बायोट सेवर्ट लॉ में ऐसा वायर बना, तुम चाहे जैसा बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन बना दो, स्लैंट बना दो, जो बना बना दो। यहां पर एक कर्व खाता हुआ वायर बना देते हैं बस, ठीक है। क्योंकि मेन बात ये होती है, कई बार जब तुम पढ़ते हो चीजें, अब जब तुम हाई स्कूल से बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ के आ रहे हो, तुम्हें बार बार यही दिखता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि बायोट सेवर्ट लॉ कुछ इसी शेप के वायर में होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ध्यान से, अब क्या होता है, अगर कुछ याद हो, यहां पर कोई पॉइंट पी लेते हैं और ये हमारे पास आ जाता है ज्वाइन करने के लिए लाइन। अब देखो दिक्कत क्या आती है, इस तरह का कर्व क्यों लिया जाता है वायर पे, क्योंकि यहां पर जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, और हमें यहां पर इसी थीटा पे काम करना होता है। अगर ये स्ट्रेट वायर बना दो, ठीक है, तो तुम यहां पर अगर कोई पॉइंट लो तो पॉसिबिलिटी है ये हर बार 90 आ जाए, ठीक है। अगर तुम इस तरह का वायर बनाओगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि हर बार 90 देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हटाने के लिए एक जनरल वायर बनाया जाता है। अब देखो यहां पर क्या क्या होगा, अगर हमारे पास वायर है तो उसमें हमारे पास इस तरह से करंट आई होगी। ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी हमारे पास वायर से आर डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम एक छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं वायर का, इसकी लेंथ होगी हमारे पास dl। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात जरा ध्यान सुनना, सबसे पहले तो ये पहचान लो कि यहां पर तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या है। क्या थीटा वेक्टर है, सवाल ही नहीं उठता।
करंट वेक्टर है, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, डीएल लेंथ पोर्शन और आर पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा के चलना कि डीएल और आर वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ में और कुछ कठिन नहीं है, केवल इसका वेक्टर फॉर्म कठिन है, जो तुम हर बार गलत करके आ जाते हो और एग्जामिनर को मजा आता है हर बार पूछने में। तो देखो यहां पर बायोट और सेवर्ट ने बताया क्या, बायोट और सेवर्ट ने ये बताया कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर का एक छोटा एलिमेंट होगा तो उससे किसी पॉइंट पी पर जनरेट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान रखना छोटा एलिमेंट लिया है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी स्मॉल आएगी। तो यहां पर बायोट और सेवर्ट ने बताया कि हमारे पास ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की। और बात भी सही है, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बात समझ आ रही है? यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जरा सोचो, यहां पर हमारे पास एक और बात आती है कि जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीएल के, ठीक है, ये डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी वेक्टर तो लगा नहीं रहे तो वेक्टर हटा दो। अच्छा, डीएल क्या है? सोचो करंट कैरिंग वायर की लेंथ। और एक बात सही भी है, जितना बड़ा वायर लोगे वो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाएगा। बात समझ में आ रही? क्यों? देखो जितना बड़ा वायर लोगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा करंट, उतने ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे जरा देखो, अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट ही आता है कि हमारे पास ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और एक रिजल्ट आता है कि ये जो डीबी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि पॉइंट तुम्हारे वायर से दूर होता जाएगा। अच्छा, ये 3 पॉइंट तो समझ में आते हैं। ये जो पॉइंट है ये समझने में मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। चलो अभी इस पर आइए, थोड़ा सा जरा फॉर्मूला देख लो फिर इस पर आएंगे। तो यहां पर बायोट और सेवर्ट ने बताया कि हमारे पास किसी पॉइंट पी पर किसी एक वायर से जनरेट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन 4 चीजों पर डिपेंड करेगी। अब अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो इन चारों को कंबाइन करा दो, तो यहां पर आएगा कंबाइनिंग ऑल रिजल्ट्स। देखो जरा सभी रिजल्ट्स कंबाइन करा दो, तो यहां पर आता है हमारे पास डीबी, ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके किसके, ये आ गया हमारे पास आई डीएल, और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन में जरा देखो क्या आ गया आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? अब देखो प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। अब देखो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारे पास कांस्टेंट आता है, और ये रिजल्ट आएगा हमारे पास आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, एक बात जरा समझना, कई बार लोगों को परेशानी होती है कि ये कांस्टेंट साइंटिस्ट कैसे लेकर के आए। जरा सुनना, देखो पहले तो जरा समझते कांस्टेंट आता कैसे। ये जो सिंबल है ये सिंबल पूरी साइंटिस्ट की देन है। साइंटिस्ट को सबसे पहले पता है क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले ये पता चलता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हें पता होगा 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 10 टू द पावर -7 होता है। जरा सुनना, जब यहां पर साइंटिस्ट ने इतना निकाल दिया तब इसके बाद शुरू होते हैं प्रैक्टिकल। कैसे प्रैक्टिकल? वो हमारे पास साइंटिस्ट एक वायर लेंगे एक लेंथ की जिसमें करंट फ्लो होगी, और अलग अलग एंगल पे रख के वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है तो इस तरह के कई सारे प्रैक्टिकल होते हैं, अलग अलग लेंथ लेके अलग अलग एंगल पे अलग अलग आर लेकर के। तुमने भी तो प्रैक्टिकल करें, सोचो प्रैक्टिकल कैसे करते हो। एक तुम्हारे पास एपरेटस होता है, उस पर तुम चार्ट बनाते हो, 5 रीडिंग लेते हो, फिर उसका तुम यहाँ पे एवरेज निकालते हो। बिल्कुल यही काम साइंटिस्ट का भी होता है कि वो यहाँ पर इस तरह से जो फॉर्मूला आ रहा है इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा और रिजल्ट निकालेगा। ध्यान सुना वो क्या करता है। साइंटिस्ट का काम ये होता है, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तो तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया। अब देखो जैसे प्रोपोर्शनलिटी है तो यहां पर पता चल गया साइंटिस्ट को कि यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा, तो कैसे आएगा जरा देखो। ये हमारे पास डीबी, उसने कोई कांस्टेंट के लगा दिया, और ये आ गया हमारे पास आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा सोचो के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? के को छोड़ करके मैग्नेटिक फील्ड और ये इनकी सबकी वैल्यू निकालो। अगर इन सबकी वैल्यू निकाल दोगे तो वहां से के बार बार कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो काम क्या होता है, इस तरह का एक एपरेटस बनाया और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर करने के लिए तो एक एपरेटस रख दिया, ठीक है, एक मैग्नेटोमीटर रख दिया जो मैग्नेटिक फील्ड को भी मेजर कर देगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहा है तो जरा सोचो, अगर प्रैक्टिकल चल रहा है तो साइंटिस्ट के पास मैग्नेटिक फील्ड और ये सारी चीजें नोन है, सॉरी आर साइंटिस्ट को ये सारी चीजें नोन है। अगर ये सारी चीजें नोन है तो सोचो क्या निकल के आएगा, बार बार के निकल के आएगा अगर यहां सारी वैल्यू पुट करोगे।
अब यहां पर क्या करा, इस तरह से 5, 10, 15 जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तब तक प्रैक्टिकल करे और जो अलग अलग रिजल्ट आए उन सबका मीन निकाला और मीन निकालने पे पता चला कि वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻⁷। बोले समझ में आया। अब ये पता चला कि ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, ये पता चला कि जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उन प्रैक्टिकल्स का हमारे पास फायदा क्या होता है, वहीं से हमारे पास ये सारे रिजल्ट निकल करके आते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर। अब ध्यान सुनो, जैसे ये के था तो यहां पर पता चल गया बायोट और सेवेट को पता चल गया कि के की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻⁷। अब इस 10⁻⁷ को उन्हें एक सिंबल में कन्वर्ट कराना था और ये सिंबल में उन्होंने इस तरह से कन्वर्ट कराया, ठीक है, जिसमें वो एक नया टर्म लेकर के आए म्यू नॉट। और इस म्यू नॉट को हम कहते हैं, अगर किसी को याद हो, ये होता है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको इंग्लिश सॉरी हिंदी में कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। अच्छा, चुंबकशीलता, जरा इसका शब्द पढ़ो क्या लिखा है। देखो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है परमिएबल। परमिएबल से तो बना है परमिएबिलिटी। परमिएबल शब्द का मतलब पता है किसी को? इंग्लिश में परमिएबल वर्ड का मीनिंग पता है? देखो ना, परमिएबल मतलब होता है विभेद्य, जिसको भेदा जा सके। तो ये क्या है हमारे पास परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब भेदने की क्षमता। अब यहां से पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी मटेरियल को कितना भेद सकती है। भेद सकती मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो वो किसी मीडियम को पार करके तो जा रही होगी। तो ये हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड उस मीडियम को क्रॉस कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये कौन बताता है? ये हमारे पास यही म्यू नॉट बताता है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये म्यू नॉट बताता है कि हमारे पास वो उसको भेद सकती है कि नहीं भेद सकती है। और इसीलिए तुमने सुना होगा ये म्यू नॉट है, क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है निर्वात की विभेदनशीलता। चुंबकशीलता तो बोलते ही है, इसको विभेदनशीलता भी बोला जाता है। अब इसी तरह से तुमने पढ़ा होगा म्यू। म्यू क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास है मीडियम की परमिएबिलिटी, किसी माध्यम की चुंबकशीलता। बात समझ आ रही है? यहाँ पे म्यू वैल्यू बताता है कि वो मीडियम कितनी एनर्जी लेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि वो उसको पार कर पाए। बोलो इतनी बात क्लियर। तो अब ध्यान सुनना, हमारे पास जो म्यू और म्यू नॉट होते हैं ये बताते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से उस मीडियम को क्रॉस करेगी। ठीक है, चलो आगे हटा दें इसको। चलो ध्यान से देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला तो हो गया। अब ध्यान सुनो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर सबसे पहला काम है जो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन पे वेक्टर लगा दो। देखो हमारे पास जो ये डीबी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इस पे वेक्टर लगाया जा सकता है। लेकिन जरा समझना, अब यहां पर वेक्टर लगाना है तो किस पे वेक्टर लगेगा? यहां पर एक एल वेक्टर दिख रहा है और एक आर वेक्टर दिख रहा है, जैसे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन ध्यान सुनो, यहां पर एक साइन थीटा है। कभी देखा है वेक्टर फॉर्म में थीटा आ रहा हो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कभी नहीं देखा होगा। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि इस थीटा को एडजस्ट करके देखो। तो अब एक बात समझना, ये हमारे पास आर और एल के बीच का वेक्टर है। अगर एल की डायरेक्शन ऐसे दोगे तो आर की डायरेक्शन ऐसे आएगी और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है हमारे पास? थीटा। तो अब यहां पर हमारे पास डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा है। तो यहां पर अगर साइन थीटा, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि जब डीएल और आर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी हमारे पास आ सकता है साइन थीटा। तो यहां पर हमें पहले एक काम करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डायग्राम हटा देते हैं। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमने एक काम कर लिया, हमने यहां आर का मल्टीप्लाई करा लिया और आर से डिवाइड करा दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आर का मल्टीप्लाई करा दिया और आर से डिवाइड करा दिया। तो जरा सोचो यहां पे क्या है, डीएल आर साइन थीटा। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास अब बन जाएगा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। तो अब यहां पर हमारे पास आता है, हमने यहां वेक्टर लगाया, देखो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई, ये सब स्केलर है। यहां पर जरा देखो डीएल और आर, अगर इन पे वेक्टर लगा दो, तो हमने यहां पर वेक्टर लगा दिया। सबसे पहले दो वेक्टर का मल्टीप्लाई ये कैसे होगा? साइन थीटा दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्रॉस लग जाएगा और नीचे हमारे पास है आर क्यूब। ये आया हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला, ठीक, इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही सबसे ज्यादा गलतियां कर देते हो। बाकी इसमें कुछ नया नहीं था तुम्हारे लिए, ठीक। अब आगे, अब यहां पर हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। अब देखो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि ये जो म्यू नॉट है
इस म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी, ठीक है। हमें यहां पर यूनिट देखनी है, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, ये आएगा हमारे पास यूनिट ऑफ म्यू नॉट। हाँ, कैसे निकालें, देखो ध्यान से, यहीं से हमारे पास यूनिट आ जाएगी। देखो अगर म्यू नॉट निकालना चाहते हो तो म्यू नॉट को छोड़ के सब कुछ इधर भेजो। देखो ये हमारे पास टेस्ला है, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और आई और डीएल नीचे आ जाएंगी, बाकी किसी से तो मतलब नहीं है। तो यहां पर अगर यूनिट निकालना चाहोगे तो सोचो यूनिट डिपेंड किस पर करेगी, ये डिपेंड करेगी डीबी पर, और यहां पर आर स्क्वायर आ गया और नीचे आई और डीएल आ जाएंगे, बस यहां से यूनिट बना दो। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस में नापोगे, ये हमारे पास आ जाएगा टेस्ला में। आर पता है तुम मीटर में नापोगे तो ये आ गया मीटर पर। नीचे जरा देखो आई आ गया हमारे पास एम्पियर, और डीएल हमारे पास लेंथ है, ये फिर से मीटर आ गया। तो यहां पर हमारे पास मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये हमारे पास यूनिट कन्वर्ट हो गई है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये हमारे पास यूनिट आती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। बोलो इतनी बात क्लियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। जिसको जो नोट करना हो नोट करो। फिर इसके बाद एक यूनिट और देखेंगे, हो गया। देखो आगे देखते हैं। चलो देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ जरा, टेस्ला और मीटर स्क्वायर को हम वेबर भी तो लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से देखो, इसको लिखा जा सकता है वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ये भी हमारे पास इसकी एक यूनिट आती है वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ध्यान सुनना, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर हो गया वेबर, एम्पियर मीटर वैसे लगे। अगर इसको देखोगे तो यहाँ मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ मीटर बचा, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ठीक है। या तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर, ये हमारे पास यूनिट होती है। अब देखो तुम्हें सबसे पहले एमकेएस और सीजीएस ही तुम्हें बताया थे कि हमारे पास एमकेएस यूनिट्स क्या होती है, सीजीएस। अगर ये तुम्हें एमकेएस दिख रही है तो तुम इन्हीं को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम वहां पे सीधा बता तो सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे सीजीएस में ही आएंगी। अगर मान लो यहाँ पे टेस्ला नहीं आया, टेस्ला की जगह ऐसे यूनिट आ गई गॉस सेंटीमीटर और नीचे एम्पियर है, ये आ गया हमारे पास मिली एम्पियर, तो बता सकते हो ना, एग्जाम में टिक तो कराओगे। चलो आगे दो, हटा दे। अब देखो ये हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ कंप्लीट होता है। अब आगे आएंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखो हमारे पास अब टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास क्या होता है। देखो तुम्हें सारी चीजें अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे पास अगर वायर फाइनाइट लेंथ का हो तो क्या फॉर्मूला आता है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी देख लेंगे इसी में सारे केस। तो देखो कोई डेरिवेशन नहीं करवाने जा रहे हैं, केवल फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं। अगर डेरिवेशन किसी को देखना हो तो अपनी 12th की बुक उठा के देखना, 12th के नोट्स उठा करके देखना, वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा डेरिवेशन। तो देखो यहां पर हमारे पास आता है पहला केस, इसमें हमारे पास एक सीधा सा वायर है। ठीक है, वायर फाइनाइट लेंथ का है, ध्यान सुनना, इस वायर की लेंथ फाइनाइट है। हमने एक काम करा, यहां से आर डिस्टेंस पर, ये हमारे पास आर डिस्टेंस आ गई, इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया। अब एक काम करना है, यहां पर करंट आई है, ठीक है, और हमारे पास इसकी लेंथ वही हमारे पास एल दे रखी है। तो अब हमें यहां पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो सबसे पहला एक काम होता है, अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का है, मतलब इसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, इसको इस पॉइंट पी से मीट करो, इसको इस पॉइंट पी से मीट करो। तो अब ध्यान सुनना, जैसे ही इसके दो एंड है, इनको अगर इस पॉइंट पी से मिलाओगे तो यहां पर हमारे पास एंगल फाई 1 आ गया और ये एंगल हमारे पास फाई 2 आ गया। बस जैसे ये एंगल पता चलेंगे, यहीं से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकलेगा। और देखो ध्यान से, अगर हम पॉइंट पी की बात करें तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आती है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी।
इस पॉइंट पी पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब बायोट सेवर्ट लॉ करा था तो वहां पर क्या यूज हुआ था, डीबी। डीबी क्यों, सोचो हमने वहां पर एक छोटा सा डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लिया था। अगर बहुत छोटी लेंथ का एलिमेंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बहुत छोटी आएगी। अब यहां पर जरा समझना, यहां पर हम एक बड़ी लेंथ का एलिमेंट ले रहे हैं, प्रॉपर लेंथ का एलिमेंट ले रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी तो प्रॉपर आएगी। बोलो ये बात समझ आ रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो जरा सुना क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और देखो ये दो एंगल दिख रहे हैं, इन्हीं एंगल से हमारे पास आ जाएगा साइन फाई 1 और ये आ गया हमारे पास प्लस साइन फाई। बोलो ये बात समझ में आई नहीं यहाँ पे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी एक वायर से करंट कैरिंग, किसी भी एक वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना और ध्यान सुनना, 12th में पढ़ा हुआ है तुमने, बस इसको कहीं यूज नहीं करते हो, इसका एक दूसरा फॉर्म आएगा वो तुम हर जगह पे यूज करते हो, इसी वजह से ये ज्यादा याद नहीं रहता सबको। ठीक है, इतनी बात की है, आगे बढ़े इसी में। चलो ये तो था फाइनाइट लेंथ का वायर, चलो यहां पे लिख दो, ये हमारे पास पहला केस आ गया फॉर फाइनाइट लेंथ, ये हमारे पास हो गई फॉर फाइनाइट लेंथ। अगर हमारे वायर की यही लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ये हमारे पास आ गया फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। देखो ध्यान से, अगर हम इनफाइनाइट लेंथ लेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। ये वायर था जो पहले यहां पे था, लेकिन अब ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ तक जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, हमने यहां पर आर डिस्टेंस पे बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट पी लिया, ये हमारे पास करंट आई फ्लो हो रही है, लेकिन अब ध्यान सुना, यहां पर पहले लेंथ एल थी, अब यही लेंथ कैसी होगी, इनफाइनाइट। अच्छा, इस लेंथ से कोई लेना देना भी नहीं, खास लेना देना भी नहीं है। देखो ध्यान से, क्या फॉर्मूले में कहीं लेंथ आई है, कहीं नहीं आई, तो ध्यान सुनना, इस लेंथ का कोई खास लेना देना नहीं है, केवल हमारे पास फर्क जो पड़ेगा इन एंगल से पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, हमने वायर की लेंथ तो इनफाइनाइट कर दी, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ तक चलता ही जा रहा है तो एंगल फाई 2 एंगल कब बनेगा, जब पॉइंट पी को इसके एंड से मिला दोगे तभी तो फाई 2 एंगल बनेगा। अब ध्यान से, अगर तुम इस पॉइंट पी को यहां से मिलाना चाहोगे तो क्या कभी मिला सकते हो, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है। अब ध्यान सुनो, अगर मान लो हमारे पास ये वायर होता, ये हमारे पास फाई 2 एंगल है। अब जरा सुनो, अगर तुमने वायर की लेंथ थोड़ी बढ़ा दी तो ये एंगल भी तो थोड़ा बढ़ गया, वायर की लेंथ और बढ़ा दो, ये एंगल भी तो बढ़ेगा। लेकिन अगर ये वायर लगातार बढ़ता ही चला जाए, इनफाइनाइट लेंथ का बढ़ता ही चला जाए, तो ये एंगल भी तो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। और फाइनली क्या होगा, जब यहां पर हमारे पास वायर इनफाइनाइट लेंथ का जाएगा तो हमें यहां से एंगल को बिल्कुल सीधा बनाना पड़ेगा। क्यों, अगर इसको हल्का सा भी टिल्ट कर दिया तो ये वायर को कहीं ना कहीं जाकर के तो मिल जाएगा ना, अगर कहीं ना कहीं जाकर के मिल रहा है तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, हमें तो इसके सिरे से एक एंड से जोड़ना है इसको। तो यहां पे ध्यान सुनना, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हमें इसके एंड से जो एंगल मिलेगा वो एंगल लगातार इंक्रीज करता जाएगा और टेंडिंग टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां पर ध्यान रखना, फाई 2 क्या होगा, फाई 2 हमारा टेंड कर रहा है 90 डिग्री पर। अच्छा, यही केस फाई 1 के साथ होगा। देखो जैसे हमारे पास ये फाई 1 है, अगर यहां पर वायर इंक्रीज करा दो तो एंगल बढ़ गया, और इंक्रीज करा दो और बढ़ जाएगा। अगर यहां पर लगातार इंक्रीज कराते जाओगे तो फाई 1 भी क्या होगा, लगातार इंक्रीजिंग होगा। और कहां तक इंक्रीज हो सकता है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री तक इंक्रीज होगा। क्यों, अब सोचो, अगर 90 से जरा से ज्यादा कर दिया तब तो तुम उस वायर से दूर जा रहे हो ना, तुम्हें तो उस वायर की तरफ जाना था, और अगर हल्का सा इस तरफ टिल्ट कर दिया तो ये कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाएगा, हमें तो इनफाइनाइट पे मिलाना था। इनफाइनाइट पे मिलाना मतलब ये दोनों वायर कैसे होंगे, पैरेलल चलते चले जाएंगे। तुमने एसिम्पटोट के बारे में सुना है, एसिम्पटोट हमारे पास इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती है, मतलब कभी नहीं मिलती है, ये वायर कभी भी मिलेंगे नहीं। अगर तुमने हल्का सा भी टिल्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, अगर कहीं ना कहीं मिल गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, फाई 2 टेंड्स टू 90 होगा, फाई 1 भी 90 होगा। तो जब भी इनफाइनाइट लेंथ की बात आती है तो तुम्हें इन्हीं फॉर्मूलाज में 90-90 रखना होता है, रख दो ध्यान से। तो यहां पर हमारे पास आ गया फाई 1 और ये आ गया फाई 2, ये हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। उठा के रखो तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया हमारे पास आई अपॉन आर, यहां पर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, मतलब साइन फाई की जगह 90 रखना, तो यहां पर आ गया हमारे पास साइन 90
प्लस ये हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो बी आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये आ गया 1 प्लस 1। अच्छा 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 से 4 को काटोगे 2 बचेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये हमारे पास आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। और सोचो यही फॉर्मूला तुम्हें याद होता है, क्योंकि तुम 12th में हर बार, लगभग हर बार यही फॉर्मूला यूज करके आए हो, इस पर तुम्हें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। और ध्यान रखना भैया, यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां बताया जाएगा कि 15 सेंटीमीटर का वायर है जिसमें हमारे पास पॉइंट पी है, पॉइंट पी नीचे वाले एंड से इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि पॉइंट पी नीचे वाले एंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ऊपर वाले एंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ। और ध्यान रखना, जैसे ये एंगल दे दिए जाए वैसे ही तुम यहां पे समझ जाना कि तुम्हें यहां पर इस तरह के रिजल्ट यूज करने हैं। इतनी बात क्लियर, इस फॉर्मूले का यूज होगा, अभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। इतना देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमारा केस तो चल ही रहा है कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन यहां पर हमारे पास अभी जो केस था वो ऐसा था कि हमारा जो पॉइंट पी होगा वो कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी वायर में बीच में। अगर बीच में लोगे तो वायर ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इतनी बात क्लियर। लेकिन अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन जो पॉइंट पी है वो हमारे पास वायर के एक सिरे के सामने रखा है, वायर के एक एंड के सामने रखा है, ये आर हो गया। और जो ऊपर देख रहे हो ये हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है। बोलो ये भी तो केस पॉसिबल है। सोचो अगर तुम दोनों तरफ बढ़ाते हो तो भी इनफाइनाइट हुआ वायर की लेंथ, अगर एक तरफ इंक्रीज करा दो तो भी तो इनफाइनाइट ही जा रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे दोनों केसेस में वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है। देखो इफ पॉइंट पी तो यहां पर हमारे पास है पॉइंट पी। चलो भैया देखो, नगाड़े शांत हो गए। देखो इफ पॉइंट पी लाइज एट वन एंड ऑफ एन इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अगर हमारे पास जो पॉइंट पी है वो किसी इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे लाई करेगा, तो हम यहां पे समझना है। पहले तो एक बात देखो ये ऊपर तो इनफाइनाइट जा रहा है, अगर ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है तो यहां से अगर φ2 एंगल के बारे में सोचोगे तो ये तो इनफाइनाइट ही जाएगा। अच्छा चाहो तो इस डायग्राम में लिख लो, यहां पर हमारे पास अगर यहां से देखोगे तो ये हमारे पास φ2 हो गया जो 90 डिग्री, और यहां पर नीचे अगर बनाओगे तो ये हमारे पास φ1 आ गया जो भी कितना है फिर से 90 डिग्री। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री है। अच्छा एक डॉटेड बनाया क्यों है? डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि डॉटेड अगर आगे बढ़ाओगे तभी जाकर कहां मिलेगा, तुम वायर्स को आपस में मीट करा सकते हो। यहां पर डॉटेड आगे बढ़ाओगे तभी ये वायर के दूसरे एंड पे मीट हो पाएगा आकर के, ठीक है। और ध्यान रखना जब 90 डिग्री बढ़ाओगे तभी ये इनफाइनाइट पे जाकर के मीट होता है, ठीक। आगे अब यहां पर समझते हैं। देखो ऊपर तो अभी भी इनफाइनाइट है, मतलब यहां पर अगर ऐसे बढ़ाओगे तो ये φ2 तो तुमको अभी भी 90 ही मिलेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब देखो φ1 क्या होगा? φ1 कैसे आता है? देखो ध्यान से, जब तुम यहां पर ऐसे देखो, जब तुम इस पॉइंट P को यहां से मीट कराओगे तो ये जो एंगल आएगा ये φ1 आएगा। इतनी बात क्लियर? अब ध्यान सुनो, हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट को यहां लेकर के आना, या ठीक से कहें तो इस पॉइंट को या इस एंड को पॉइंट P के सामने लेके आना है। अब सोचो अगर इस वायर को ऊपर लेते जाओगे तभी तो ये वाला सिरा इसके सामने आएगा, ये वाला एंड इसके सामने आएगा। अगर वायर को ऊपर लेते जाओगे तो देखो ये एंगल क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, और कम हो रहा है जैसे ही हमारा वायर इस पॉइंट P के जस्ट सामने आएगा तो ये एंगल कम होते होते कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये जो φ1 होगा यहाँ पे, यहाँ पर हमारा φ1 0 डिग्री आएगा। तो अब देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1। φ1 कितना है 0 डिग्री, प्लस साइन φ2 ये कितना 90 डिग्री। अच्छा ये 0 ये 1 तो 1 ही बचा हमारे पास, तो कितना आ गया रिजल्ट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो गया 0 प्लस 1, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं फॉर्मूले में, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और हमारा पॉइंट कहीं बीच में वायर के सामने है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, अगर हमारा पॉइंट वायर के एक एंड के सामने है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर।
फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज देख लिए, स्ट्रेट कंडक्टर से देख लिए। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी है। तो ध्यान से देखो हमारे पास डायरेक्शन के क्या क्या रूल होते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के कई सारे रूल होते हैं, जिनमें से एक बस तुम्हें ध्यान रखना है, सिर्फ एक। ठीक है, क्यों? पेपर सब्जेक्टिव तो है नहीं। ठीक है, पेपर अगर सब्जेक्टिव होता तो तुम्हें सारे रूल याद रखने पड़ते, क्योंकि वहां पर साफ साफ पूछ सकते हैं कि तुम राइट हैंड थंब रूल नंबर 1 बताओ, या मैक्सवेल का स्क्रू रूल बताओ। ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे और भी हमारे पास कई सारे रूल होते हैं, तुम्हें सब याद रखने पड़ते हैं। अब क्या है, अब तो तुम्हें केवल न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करना है तो तुम्हें बस एक रूल मास्टर करना है, जिससे तुम सारी डायरेक्शन निकाल दो। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम सारे रूल बता भी नहीं रहे, केवल वो रूल बताएंगे जो तुम एग्जाम में अप्लाई करके आंसर निकाल सको। और तुम्हें जो नाम से रूल है, जैसे मैक्सवेल का रूल है, फ्लेमिंग का रूल है, इनके बारे में थोड़ा समझा देंगे, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए तो टिक कराना। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले तो 2 रूल याद रखना। एक हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल नंबर 1, या राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं। ये होता है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ठीक है, और यहां पर आता है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। चलो देखो अब इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो कुछ बातें याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें याद रखना है। देखो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से हम क्या निकालते हैं, इससे आइडेंटिफाई होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर। अब यही हमारे पास रूल 2 है, इससे क्या पता लगाया जा सकता है। जो पाम रूल नंबर 2 देख रहे हो, इससे हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां से हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अब देखो, अच्छा देखो तुमने एक बात पढ़ी होगी, चलो उस पर बाद में आते हैं, पहले जरा रूल ही देख लो। देखो ध्यान से, अब यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमारे पास ये करंट फ्लो हो रही है, तो अब यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर पॉइंट Q है। हमें इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। सबसे पहले अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर लो ताकि सारी फिंगर्स एक तरफ हो जाए और हमारा जो राइट थंब है वो फिंगर्स के परपेंडिकुलर हो। हमेशा ध्यान रखना, फिंगर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है। ये जो हमारा थंब है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो थंब देख रहे हो, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारी उंगलियां उस पॉइंट की तरफ होंगी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले पी की बात करते हैं। तो देखो थंब इस तरफ हो गया, हमारी उंगलियां इस तरफ चली गई, किस तरफ, पॉइंट पी की तरफ। जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसी तरफ तुम यहां पर अपनी फिंगर्स निकाल दो। अब देखो जो तुम्हारी पाम है, पाम हथेली, हथेली किस तरफ जा रही है, हथेली यहां देखो अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। यहाँ पे अगर ये अंदर की तरफ जा रही है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यहां से अंदर की तरफ। तो यहां पर पता चल गया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, इनवर्ड। यहां पर लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और ध्यान से सुनना, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे। यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट पर क्रॉस से। तो ध्यान रखना, अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक, आगे देखो, अब यहां पर पॉइंट क्यू की बात करते हैं। ये जो है हमारे पास करंट की डायरेक्शन, उंगलियां किस तरफ होंगी, उंगलियां हमारी होंगी पॉइंट की तरफ। अगर इस पॉइंट की तरफ करनी तो जरा सोचो, थंब ऊपर की तरफ। अब उंगलियों को इस तरफ आना है, मेरी सारी फिंगर्स को इस तरफ आना है। तो देखो इस तरह से मेरी फिंगर्स इस तरफ खुल गई। अगर फिंगर इस तरफ आ गई तो देखो पाम किस तरफ आ रही है, अब पाम बाहर की तरफ आ रही है। जो हथेली देख रहे हो ये बाहर की तरफ आ रही है। अगर ये बाहर की तरफ आ रही है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। बाहर हम लिखते हैं यहां पे आउटवर्ड।
ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर ये आउटवर्ड है तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बस इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुनना, अगर हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट करी जाती है, और जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, यहां तक सबको समझ आया? और मेरे ख्याल से सबको, ज्यादातर को पहले से पता भी होगा, इसमें कोई नई बात है भी नहीं। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां पर एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उनका शेप कैसा होता है। भैया ध्यान सुनना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, यहां से बाहर आ रही है, तो यहां से जो बाहर आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड यहीं से होकर के तो अंदर जाएगी, फिर वहां पीछे से होकर के ऐसे बाहर आएगी, फिर यहां से होकर अंदर जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे पास कैसी होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये हमारे पास बनते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सर्कल सेम है। तो सोचो यहां पे क्या, जो सर्कल बनेगा एक छोटा सर्कल भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, और बड़ा बना दो, जितना बड़ा बनाना बना दो, सबका सेंटर तो एक ही पॉइंट पर पड़ेगा करके। तो ध्यान रखना, हमारे पास ये क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इसमें, ठीक। अब आगे बढ़ो, अब इनको निकालने का एक और तरीका है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 है, बिल्कुल यही रिजल्ट हमारे पास मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी देता है, ठीक है। ये आता है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मैक्सवेल का स्क्रू रूल, या फिर ऐसे पूछा जाएगा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 ये किस रूल का एग्जैक्ट कॉपी है या किस रूल के जैसा रिजल्ट देता है। तो ध्यान रखना, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 मैक्सवेल स्क्रू रूल के जैसा रिजल्ट देता है। तो ध्यान सुनना, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, बिल्कुल वैसे ही मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। कैसे, देखो अगर इस मैक्सवेल का स्क्रू रूल अप्लाई करा तो क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है इस डायरेक्शन में मान लो हमारा स्क्रू है, और हम इसको इस डायरेक्शन में इस तरह से मोड़ रहे हैं। कैसे मोड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में स्क्रू टाइट करा जाता है उस डायरेक्शन में मोड़ना है। अगर ऐसे देखोगे तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। बात समझे, यहाँ पे हम इसको क्लॉकवाइज मोड़ रहे हैं। तो ध्यान सुनना, अगर करंट की डायरेक्शन में हमारा स्क्रू है और अगर हम इसको स्क्रू को टाइट करने की डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, तो ये जो हमारे पास घूमने की डायरेक्शन आ रही है, जिस डायरेक्शन में हमारा ये स्क्रू ड्राइवर घूम रहा है वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सोचो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गई और यहां से बाहर आ गई, फिर यहां से मैग्नेटिक फील्ड गई, फिर यहां से बाहर आ गई। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इतना क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े इसमें। तो ध्यान रखना, मैक्स राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 बिल्कुल वही रिजल्ट देता है जो मैक्सवेल का स्क्रू रूल देता है। आगे जरा बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 ये हमारे पास देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कहां पे लगता है, फोर्स हमेशा लगता है किसी करंट कैरिंग वायर पे। अब ध्यान सुनना, यहां पे करंट कैरिंग वायर था, लेकिन अगर यही करंट कैरिंग वायर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो हमारे पास यहां पर उस वायर में फोर्स लगता है और हमारे पास आता है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 जिसकी हेल्प से तुम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। फिर जरा सुनो, ये हमारे पास केवल करंट कैरिंग वायर है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इस वायर से जनरेट हो रही है, लेकिन अगर हम इसी वायर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो हमारे पास फोर्स आता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान रखना। तुम 12th में पढ़ के आते हो, लेकिन आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं चल पाता है कब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, कब फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर केवल अकेला करंट कैरिंग वायर है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है और वो वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमारे पास उसमें फोर्स अप्लाई होता है। देखो जरा कैसे, देखो मैं ध्यान से, चलो हमने मान लिया ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में अपना एक वायर रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा एक वायर है, इसमें करंट हमारे पास ऊपर की तरफ आ रही है ये। तो अब जब इस तरह से यहां पे इसको रखोगे तो अब जब यहां पर हमारे पास वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसमें फोर्स लगता है। अब ये फोर्स कैसे लगेगा, कहां लगेगा, चलो जरा देखते हैं। अब देखो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है तो फिर से राइट हैंड को इस तरह से खोल दो। अगर राइट हैंड इस तरह से खोलोगे तो जरा सुनना, बिल्कुल हमारे पास राइट हैंड ऐसे ही खुलेगा, फिंगर्स और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे हमारे पास, ठीक है। हमारा अंगूठा और हमारे फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सारी फिंगर्स एक तरफ आएंगी। अब इसमें जरा समझना, तुम्हें यहां पे देखना क्या क्या है। हमारा जो थंब होता है वो करंट को बताता है, जैसे इसमें था
थंब करंट की डायरेक्शन को बताएगा। लेकिन अब यहां पर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी होगी तब हमारी जो फिंगर्स होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती हैं। बात समझ आ रही है? यहां पे ध्यान सुनना, यहां पर क्या था, यहां हमारी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ होती हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जबकि यहां पर क्या होगा, यहां हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे थंब की बात करें तो थंब तो हमारे पास यहां पर इस तरह से आ गया करंट की डायरेक्शन में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो मेरी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी तो जरा समझना, मेरी हथेली किस तरफ जा रही है, हथेली अंदर की तरफ जा रही है, तो अब इस वायर में फोर्स किस तरफ लगने लगेगा, अंदर की तरफ लगने लगता है। बोलो ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे तो यहां पर जो फोर्स आ जाएगा वो कैसा हो गया, यहां पर हमारे पास इनवर्ड फोर्स आ गया। बोलो ये बात क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होगी तो हमारे पास जो हथेली की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। जब फोर्स की डायरेक्शन बतानी होगी तो हमारे पास उंगलियां, मेरी सारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी और जो मेरी पाम है, पाम बताती है हमारे फोर्स की डायरेक्शन को। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तक समझ आया सभी को? अब आगे देखते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए तुमने एक रूल और पढ़ा था, इसको भी जरा ध्यान से देखो। तुमने एक रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो तुमने पढ़ा हुआ था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब एक बात ध्यान रखना, एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है ये किस रूल के एनालॉगस है, किसके जैसा है, तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जैसा है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, देखो ध्यान से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। कैसे पता करोगे, लेफ्ट हैंड लो तुम अपना और उसमें तीन चीजें ले लो, एक टिप फिंगर, पहली फिंगर टिप फिंगर, दूसरी ले लो मिडिल फिंगर और तीसरा ले लो थंब। जब तुम टिप फिंगर, टिप टिप टिप, पहली वाली टिप फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक साथ लेते हो और इनको इस तरह से परपेंडिकुलर रखते हो तो यहां पर हमारे पास ये रूल अप्लाई होता है। देखो सबसे पहले तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से, मेरी जो मिडिल फिंगर है या तुम्हारी जो मिडिल, और ध्यान रखना लेफ्ट हैंड समझते हो ना क्या होता है, लेफ्ट हैंड उठाना अपना और यहां अप्लाई करके देखो लेफ्ट हैंड से। देखो जो मेरी मिडिल फिंगर होगी ये करंट की डायरेक्शन को बताती है। अच्छा, जो टिप फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी और तब जो मेरा थंब होगा ये बताएगा हमारे पास कि हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कहां लग रहा है। ठीक है, ध्यान सुनो, मिडिल फिंगर करंट को बताएगी। देखो सबसे पहले हमारे पास, चलो टिप फिंगर देख लेते हैं। टिप फिंगर यहां पर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी आ गई। अब मिडिल फिंगर क्या बताएगी, करंट को, तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मिडिल फिंगर ऐसे बाहर आई, तो एक काम करो मिडिल फिंगर को ऊपर ले जाओ। तो क्या लगता है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बता रही है करंट की डायरेक्शन। अब थंब कहां जाएगा, सोचो अगर थंब को हम ऐसे रखें तो मेरा थंब देखो अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स कैसा हुआ, इनवर्ड फोर्स हुआ। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? अब यहाँ पर एक काम करो, जरा अपना राइट हैंड उठाओ, रूल अप्लाई करो, लेफ्ट हैंड उठाओ, फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करके देखो। देखो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें खुद करना है अप्लाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम है वीडियो पॉज करके जितनी डेफिनेशंस तुम्हारे सामने हैं सबको एक बार देख लो और ध्यान रखना फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में इसमें कंफ्यूजन भयानक होता है। भले ही तुम पढ़ के आ रहे हो हाई स्कूल से, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन भयानक रखते हो। उसमें क्या होता है, हमारे पास मिडिल फिंगर हमारे पास करंट को बताती है, टिप फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी और जो थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, एक बार सारे रूल पढ़ो, इसमें से जो नोट करना वो नोट करो। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो इससे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है वो शेप होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, इसके चारों तरफ सर्कल बनते जाते हैं। देखो यहां से अंदर जा रही है, फिर यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, फिर यहां से बाहर आ रही है, इस तरह के सर्कल बनते चले जाते हैं हमारे पास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ सभी को? हटा दें, अब आगे देखो।
अच्छा देखो एक चीज छूट गई, देखो हमें ध्यान नहीं रहा, तुमसे कहा था बाद में बताएंगे। बायोट सेवर्ट लॉ बताया था और उसमें बताया था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा पर डिपेंड करती है, और देखो इसका रीजन बताएंगे। देखो ध्यान से, चलो देखो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये हमारे पास पॉइंट पी है, ये हमारे पास थीटा, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मेरी एक बात ध्यान सुनना, अगर हम यहां पर हमें ये देखना है कि हमारे पास जो dB है इसकी डिपेंडेंसी साइन थीटा पर कैसे, अगर साइन थीटा से डिपेंडेंसी देखनी है तो हमें सबसे पहले तो एक बात माननी पड़ेगी, आई डीएल और आर स्क्वायर इनको कांस्टेंट कर दो। अगर ये नहीं बदलेंगे तभी तो तुम साइन थीटा पे डिपेंडेंसी देख पाओगे। देखो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इन 4 चीजों पे डिपेंड करती है, अगर किसी एक चीज पर डिपेंडेंसी देखनी तो सबसे पहले बाकी 3 को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी तो उस पर डिपेंडेंसी देख पाओगे। तो अब यहाँ पे एक बात सुनना कि हमने यहाँ पे आई डीएल साइन थीटा को मान लो कांस्टेंट कर दिया, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये साइन थीटा पर क्यों डिपेंड करता है। ध्यान सुनना, यहां पर हमें पता क्या करना है, ये हमें एक बार देखना है कि ये साइन थीटा पर ही क्यों डिपेंड कर रहा है, कॉस क्यों नहीं है, टैन क्यों नहीं है, और कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं है। जब इस तरह से सोचोगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। देखो क्या, ये तो कंफर्म है कि थीटा पर डिपेंड करेगा क्योंकि एंगल बन रहा है, और तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम यहां पे आर को कांस्टेंट रखो, ये लेंथ ना बदलो और एंगल बदलते चले जाओ, तो ये हमारे पास पॉइंट अलग अलग जगह पर आएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाए, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। लेकिन अब ध्यान सुनो, हम यहां पर बात कर रहे हैं भैया इतने छोटे पोर्शन की, यही हमारा डीएल है, ध्यान रखना, ऊपर वायर नहीं। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम सबसे पहले इस वायर को हटा देते हैं क्योंकि हम किसी छोटे से पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो हम छोटे से पोर्शन की बात करेंगे तो सोचो कोई पॉइंट इससे सबसे ज्यादा पास कब होगा। ध्यान सुनना, कोई भी पॉइंट इससे सबसे ज्यादा पास कब होगा, इस छोटी सी लेंथ से सबसे ज्यादा पास तब होगा जब वो हमारे पास 90 डिग्री पर हो। बोलो ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर 90 से एंगल कुछ बदलते हो, यहां पे ऊपर लेके जाते हो, सोचो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर ये ऊपर चला गया, आर उतना ही है, मान लो ये हमारा पॉइंट ऊपर खिसक गया, अगर आर उतना ही, ये पॉइंट ऊपर खिसक गया तो अब ये एंगल तो कम हो गया। अगर एंगल कम हो गया तो जरा सुनना, ये ऐसे वायर होगा, एंगल अगर कम हो गया तो यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि एंगल कम होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। क्यों, ये जो पॉइंट है ये वायर की रेंज से दूर जा रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? तो ध्यान सुनना, एंगल कम होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, एंगल बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है क्योंकि ये पॉइंट मेरे छोटे से एलिमेंट की रेंज में आएगा। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं यहाँ पे। बात समझिए यहाँ पे? तो ध्यान सुनना, तो अब हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना था जिसमें एंगल बढ़ने के साथ साथ हमारे पास वैल्यू उसकी बढ़ती जाए। सोचो अगर कॉस लेते तो कॉस में हमारे पास होता है एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू कम होती चली जाती है, कॉस 90 0 होता है, लेकिन साइन में हमारे पास एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ती चली जाती है। बात समझिए यहाँ पे? अब देखो, अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि यही तो टैन बताता है, टैन में भी तो वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हमारे पास एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जरा ध्यान सोचो भैया, टैन 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास वायर है, ये डीएल लेंथ का वायर है, अगर तुम यहां से 90 डिग्री पर कोई पॉइंट लोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी? तो यहां पर इस कंडीशन को टैन वायलेट कर रहा था 90 डिग्री को, तो हमारे पास एंगल कौन सा है, साइन आया। बोलो ये बात समझने की नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अब देखो हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक फेमस सा टॉपिक आता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब हमारे पास पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होंगे और हमें देखना होगा कि उसमें हमारे पास फोर्स कितना लगता है। तो देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास आता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। चलो यहां पर हमने पैरेलल वायर्स बना दिए। अब देखो इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो। हमने यहां करंट मान ली I1, यहां करंट मान ली I2।
अभी जो दोनों देख रहे हो दोनों हमारे पास आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहां पर हमारे पास करंट I1 है, ये I2 ये आर डिस्टेंस पर है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ठीक है। चलो देखो दोनों लेके चलते हैं, ध्यान सुनना। देखो अब पहली बात, फोर्स लगेगा क्यों। हमेशा याद रखना कि फोर्स कब लगता है, जब हमारा करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जा रही होगी, तभी इसमें फोर्स लगेगा। अब ध्यान सुनो, जब दो तुम वायर ले लो तो जरा इसकी बात करते हैं। इस वायर की, ये वायर है या ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अगर इसके पास कोई दूसरा वायर आएगा तो वो वायर तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आएगा। तो ध्यान सुनना, ये सेकंड वायर पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, और जो पहला वाला वायर है वो सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। तो अब यहां पर एक बात ध्यान सुनना कि हमारे पास जो दोनों वायर्स हैं वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, तभी इन दोनों पर म्यूचुअल फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ध्यान सुनना, जैसे करंट की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऊपर जा रहा और दूसरा नीचे आ रहा हो, यही तो हमारे पास कंडीशन आती है। अब ध्यान सुनना, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास फोर्स के भी दो रिजल्ट आते हैं, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या तो रिपल्शन का। चलो अब देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले जरा सुनना, हम एक काम करेंगे, हम इस वायर पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे। अगर हम इस वायर पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो सोचो कैसे निकलेगा। जब इस वायर पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी तभी तो इस वायर पे अप्लाई होने वाला फोर्स आएगा। तो ध्यान सुनना, हम पहले वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। क्यों, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पहले वायर से ही तो जनरेट होगी। तो यहां पर हम निकालते हैं पहले वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड generated due to first current carrying wire। भैया ध्यान रखना है, फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अगर पहले से जनरेट हो रही तो हमारे पास B1 हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो वायर्स देख रहे हो ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे वायर्स इनफाइनाइट लेंथ के हैं। अगर इनफाइनाइट लेंथ के तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा μ0/2π I/r। क्यों, r दूरी पर ही तो है हमारे पास। अब लेकिन एक बात ध्यान सुनो, जब पहले वायर की बात है तो पहले वायर में जो करंट आ रही है वो हमारे पास करंट I1 है। अगर यहाँ करंट I1 है तो हमारे पास फॉर्मूला हो μ0/2π I1/r। बोलो इतनी बात समझिए यहाँ पे। अब आगे जरा देखते हैं। अब ध्यान सुनना कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां वर्क करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर में वर्क करेगी। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। पहले वाले वायर से दूसरे वायर में जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। देखो हमारे पास ये करंट जिस तरफ निकालनी है उस तरफ फिंगर्स, देखो हथेली अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, ये हमारे पास आ गई इनवर्ट डायरेक्शन। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर अगर हमारे पास करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इनवर्ट हो गई। इतनी बात क्लियर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हुई है, पहले वायर की वजह से, तो ये क्या हो गया B1। इतना क्लियर हो यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट हमारे पास I2 है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 है। ये B1 किसी दूसरे एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, इसके द्वारा खुद जनरेट करे जाने वाली नहीं है। तो ध्यान सुनना, अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसमें फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है हम ये देख चुके हैं, IBL लगता है। ध्यान सुनना, तो यहां पर हमारे पास आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर। अब ये जो सेकेंड वायर देख रहे हो, सेकेंड वायर पे हमारे पास कुछ फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, चलो यहां पर एक काम कर लेते हैं। हमने यहां पर मान लिया कि हमने इस वायर की L लेंथ का पोर्शन लिया। ध्यान सुनना, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन हम यहां पर केवल इसका L लेंथ का पोर्शन लेंगे और उस पर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, यहां पर आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन L लेंथ पोर्शन ऑफ सेकेंड वायर। हम दूसरे वायर के केवल L लेंथ पोर्शन की बात करेंगे, पूरी की बात नहीं करनी, केवल L लेंथ की।
अगर एल लेंथ पर लगने वाले फोर्स की बात करोगे तो देखो हमारे पास यहां पर फोर्स आ गया F इज इक्वल टू BIL होता है कि नहीं फोर्स। सोचो अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी लेंथ है, तो उसमें हमारे पास फोर्स कितना लगता है BIL। लेकिन एक बात सुनो, अगर इस वायर पे फोर्स लग रहा है तो किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है? पहले वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा? B1। तो यहां पर आ गया B1। इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I2। तो यहां पर हमारे पास आ गया I2 और ये आ गया L। बोलो समझ आएगी नहीं यहाँ पे? B1 I2 L। क्यों? फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर एंड दिस फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट वायर। पहले वायर के जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इससे हमारे पास फोर्स आ रहा है। तो यहां पर आ गया हमारे पास B1। क्यों आ रहा है? क्योंकि सेकंड वायर में हमारे पास करंट फ्लो हो रही है I2। इस करंट की वजह से हमारे पास आ रहा है, तो B1 I2 इंटू L। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। अच्छा B1 की वैल्यू तो निकाल चुके थे, जरा इसको उठा के रखो। तो देखो अब यहां पर हमारे पास फोर्स आएगा, B1 की वैल्यू रखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। और क्या लगा हुआ है? I2 और L लगा हुआ। तो यहां पर हो गया हमारे पास I2 और ये आ गया L। ठीक है, तो अब इसको जरा ठीक से लिख सकते हो, इसकी शक्ल सुधार दो। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, फोर्स आ गया F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R और यहां पर आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, ये जो फोर्स आया है ये तो L लेंथ के वायर पे लगने वाला फोर्स है। अच्छा, ये L लेंथ के वायर पे हमें तो यहां पर एक जनरल रिजल्ट निकालना है। जनरल रिजल्ट कैसे निकलेगा? चलो एक काम कर देते हैं, हम यहां पर इस L से डिवाइड करवा देते हैं। जैसे यहां पर डिवाइड कराओगे, ये एक जनरल रिजल्ट आ गया। ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। मतलब यहां पर जो हमारे पास फोर्स आ रहा है ये पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आया। अच्छा, अगर पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आया तो जरा सुनना, देखो ध्यान से, पर यूनिट लेंथ आ गया, मतलब एक यूनिट लेंथ, 1 मीटर पे लगने वाला फोर्स आ गया। ये इनफाइनाइट लेंथ का था। अगर मान लो कभी ये दिया जाए कि हमारे पास वायर 10 मीटर लेंथ का है, तो हम यहां 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका? ये पर यूनिट लेंथ का है। 1 यूनिट लेंथ पे हमारे पास आया। अगर वायर 10 यूनिट का होगा, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 यूनिट का होगा, 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो ध्यान सुनना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R। ये जो देख रहे हो ये हमारे पास पैरेलल वायर्स में लगने वाला फोर्स है, लेकिन कैसा? पर यूनिट लगने वाला, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? अब देखो, ऊपर फोर्स नीचे लेंथ, तो ये आ गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? अब आगे जरा सुनो, अब आगे जरा सुनो। फोर्स निकाल तो लिया, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? चलो देखते हैं। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। अगर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाओगे तो क्या होगा? ये थंब करंट को बताता है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, और जो पाम होगा ये पाम बताएगा हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन। पाम कैसा? आउटवर्ड। ये हमारे पास जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। चलो जरा देखो, सबसे पहले थंब करंट को बताएगा, करंट ऊपर की तरफ। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, थंब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ। बात समझ यहाँ पे? अब यहाँ पे जो पाम की डायरेक्शन आ रही है वो फोर्स को बताएगी, और पाम देखो हमारी इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आ गया। बोलो समझ आएगी नहीं यहाँ पे? अब इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये हम लिख सकते हैं इस फोर्स को F21। F21 क्यों लिखा जा सकता है? केवल एक हमारे पास सिंबल है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। बोले बात समझे यहाँ पे? तो इसको लिखते हैं F21, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। ठीक, अब आगे देखो। अब बिल्कुल यही चीज हमारे पास इसमें आएगी। क्यों? पहले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई उससे फोर्स लग रहा है, दूसरा वायर भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिससे फर्स्ट में फोर्स लगेगा। तो यहां पर देखना, हमारा पास जो फर्स्ट वायर है इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। देखते हैं जरा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, जो सेकंड वायर है, ये सेकंड वायर यहां पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 मतलब क्या? थंब करंट की डायरेक्शन को, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ होंगी जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और जो पाम होगी ये पाम बताती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ये हमारे पास करंट आ गई, हमें इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फिंगर्स इस वायर की तरफ आएंगी। अब देखो पाम बाहर की तरफ आ रही, बाहर की तरफ धक्का लगेगा, तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ गई? आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पे जरा समझना, आउटवर्ड की डायरेक्शन होती है पॉइंट। पॉइंट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्रॉस अंदर की तरफ बताता है। अब देखो तो यहां पर क्या होगा हमारे पास? ये B2 आ गया। B2 क्या होगा? B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द सेकंड करंट कैरिंग वायर, और ये कैसी हमारे पास? आउटवर्ड। अगर ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो अब एक बात समझ
समझनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी और वो फोर्स हमें देखना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो ध्यान से, अगर फोर्स निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। नंबर 2 क्या बताता है? करंट, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, और जो पाम होगी वो फोर्स को बताएगी। चलो जरा देखते हैं। देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फिंगर्स कहां होंगी? बाहर की तरफ। तो देखो हमने फिंगर्स को इस तरह से बाहर की तरफ कर दिया। जैसे ही बाहर की तरफ करा, देखो पाम इस तरफ जा रही है। अगर ये पाम इस तरफ जाएगी तो हमारे पास यहां पर जो फोर्स आ रहा है बॉडी में लगने वाला फोर्स, ये हमारा फोर्स इस तरफ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास F12। F12 क्यों? F12 केवल इसका सिंबलाइजेशन है। सिंबलाइजेशन मतलब इसको पढ़ोगे कैसे? फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकेंड वायर। अब ध्यान से देखो, दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? वायर्स को एक दूसरे की तरफ ला रहे हैं। तो यहां पर ये फोर्स हो गया अट्रैक्शन का। तो अब एक बात ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स होंगे और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनमें जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होगा? किस नेचर का होगा? वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर हमारे पास यहां पे वायर्स हैं दो पैरेलल और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसी का उल्टा भी याद कर लो कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव नेचर का होता है। ठीक है, शुरू हो जाओ, देखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो आगे देखते हैं। भैया ध्यान रखना, अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब ये लग रहा होगा कि हमने यहां पर F12 या F21 क्यों नहीं लिखा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहां पर देखें तो हमने किसके लिए करा? ये हमने सेकंड वायर के लिए करा, तो कायदे से ये F21 होना चाहिए था। मतलब ये वैल्यू क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर। लेकिन अगर तुम फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर निकालोगे तो भी यही फॉर्मूला आएगा। तो यहां पर F12 या F21 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वायर में जितना फोर्स लगेगा पहले में भी उतना ही फोर्स लगेगा। ये हमारे पास म्यूचुअली लगने वाले फोर्सेस होते हैं। म्यूचुअल मतलब आपस में जो लगाते हैं, और ये हमारे पास इक्वल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अगला कोई डेरिवेशन नहीं करवाएंगे। यहां पर हम बस एक रिजल्ट दिखाने वाले हैं कि अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारे पास फोर्स कैसे लगेगा। देखो तुम्हें बता चुके हैं कि अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वहां पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। रिपल्सिव नेचर का होगा मतलब वो एक दूसरे को अपोज करेगा, वायर्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अब एक काम करो, देखो तुम्हारा काम है यहाँ पे वीडियो पॉज करके सबसे पहले तुम देखो कि हमारे पास क्या ऐसा पॉसिबल है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तुम डायरेक्शन बना सकते हो फोर्स की कि नहीं बना सकते हो? देखो ध्यान से, बाकी जो हार मान चुके हो यहां देखो, कोई कठिन काम नहीं है, 12th से सीखते चले आ रहे हो। देखो ये हमारे पास दो वायर्स हो गए, हमने यहां पर करंट I1 मान लिया और यहां डाउनवर्ड करंट I2 मान ली। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास R है। ठीक, अब ध्यान सुनना, पहले वायर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दूसरे से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। चलो जरा देख लेते हैं। अब देखो ये पहला वायर, करंट ऊपर की तरफ, फिंगर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे होगी? डाउन इनवर्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो जरा सोचो इसमें फोर्स कहां लगेगा? फोर्स लगाने के लिए हमारे पास ये करंट जाता है। ठीक है, करंट नीचे की तरफ हो गया। उंगलियां क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ चली गई। अब देखो मेरी पाम, हथेली कहां चली गई? बाहर की तरफ। हथेली बाहर की तरफ जा रही है तो यहां पर हमारे पास फोर्स इस तरफ आ गया, ये हो गया F21। F21 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर। ठीक है, आगे देखो, अब यहां पर लगने वाला फोर्स निकालना है। अगर यहां पर लगने वाला फोर्स निकालना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें सेकंड वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। वही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट कराएगी। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ये हमारे पास करंट जा रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फिंगर्स इस तरफ। देखो हथेली अंदर की तरफ जा रही है तो हमारे पास क्या हो गया? यहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ये क्या है? B2। B2 क्या है? सेकंड वायर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान सुनो, यही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में फोर्स लगाएगी। फोर्स लगाने के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। पाम रूल नंबर 2 लगाओगे तो हमारे पास ये करंट आ गया। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं और पाम फोर्स को बताता है। तो देखो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास देखो बाहर की तरफ आ रही है। उल्टा बना दिया सिंबल। एक मिनट, लाइट भी चली गई। अब दिख रहा है? आंखें खुली अब। चलो देखो
देखो आप सिंपल सा उल्टा बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हमारे पास है सेकंड वायर है, सेकंड वायर में करंट इस तरफ, उंगलियां इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास करंट कैसा लगाएगी, सॉरी फोर्स कैसा लगाएगी, देखो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब फिंगर्स अंदर की तरफ जाएंगी, देखो पाम बाहर की तरफ आ रही है, बोलो समझ आए कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स इस तरफ आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास F12, तो यहां पर हमारे पास आ गया रिपल्सिव फोर्स। ये बात नहीं लिखी हो अगर नोट्स में तो लिख लेना, तुम वहां पे एग्जाम में पढ़ के जाओगे तो याद रहेगा। अगर पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स आता है, अगर पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन का फोर्स आता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलो देखो आगे। और एक बात समझना, अगर दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहती है। देखो ये भी अंदर की तरफ जा रही है, वो भी अंदर की तरफ जा रही है, ठीक। बात क्लियर है यहाँ पे? चलो बाकी फिर अगले